गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक चल रहा है राष्ट्रीय आय की अवधारणा व माप। पिछली क्लास में अपन ने राष्ट्रीय आय की विधियाँ यानी राष्ट्रीय आय की पहले तो अर्थव्यवस्था में उसका क्या महत्व है इसके बारे में पढ़ा था। फिर अपन ने राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों के बारे में अध्ययन किया था। उसमें मैंने आपको 3 विधियाँ बताई थी। एक विधि थी आपकी जीएनपी वही सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसको बोलते हैं। फर्स्ट विधि थी आपकी जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सेकंड था आपका जीएनआई जिसको बोलेंगे सकल राष्ट्रीय आय। और नेक्स्ट थी अपनी जीएनई जो कि थी सकल राष्ट्रीय व्यय। कहने का मतलब ये है राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां बताई गई थी, जीएनपी, जीएनआई और जीएनई। और इन तीनों विधियों के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। और चाहे तीनों विधियों से आप किसी से भी अध्ययन करो, राष्ट्रीय आय जो आएगी वो तीनों कैसी आएगी, बराबर ही आएगी। चाहे इससे करो चाहे इससे करो या इससे करो। अब इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जीएनपी में क्या शामिल होता है, जीएनआई में क्या क्या शामिल होता है और जीएनई में क्या शामिल किया जाता है। जीएनपी में मैंने आपको ये बताया था एक देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का जोड़ जीएनपी के अंतर्गत आता है। बात करते हैं अपन जीएनआई की। जो भी उत्पादन किया जाता है वो उत्पादन के साधनों के द्वारा किया जाता है। तो जो उत्पादन के साधन उत्पादन में काम देने के कारण, उसमें योगदान देने के कारण उसके बदले में जो उन्हें प्रतिफल मिलता है वो आपका क्या होता था, जीएनआई होता था। और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था जिसमें डब्ल्यू क्या है, मजदूरी होती है, आईएन इंटरेस्ट ब्याज होता है, पी प्रॉफिट के रूप में और आर आपका लगान यानी रेंट के रूप में था। बात करते हैं अपन जीएनई की, सकल राष्ट्रीय व्यय की, यानी कि जो उपभोग किया जाता है इसके बाद जो निवेश किया जाता है, सरकार का जो व्यय होता है उसको सरकारी व्यय से डिनोट किया था अपन ने। और फिर था आपका एनेक्स जो कि शुद्ध निर्यात कहा गया। इस प्रकार अपन ने तीनों अवधारणाएं कर ली थी। और फिर अपन ने इसमें ये बताया था कि जीएनपी में सिर्फ अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को ही जोड़ा जाता है। और साथ में ये भी बताया था कि मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल इसमें नहीं किया जाता है, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं को अगर इसमें शामिल किया जाता है तो दोहरी गणना की संभावना हो जाती है। कहने का मतलब गणना तो आती है ज़्यादा और पैसे का आवंटन होता है कम, इस वजह से अंतिम वस्तुओं को शामिल किया गया था। अब बात करते हैं अपन, उसमें ये भी बताया था कि जीएनपी में किन किन चीज़ों को शामिल नहीं किया जाता है, जिसमें गृहिणी की सेवाएं थी, पेंशन थी, इन चीज़ों को इसमें शामिल नहीं किया हुआ बताया था। अब इसमें अपने को एक फर्म के द्वारा या एक फर्म का उदाहरण बताएंगे जिसमें जीएनपी बराबर जीएनआई बराबर जीएनई होता है। बात करते हैं अपन, मान लीजिए अपन ने एक माना है एक फर्म डबल रोटी बनाती है। फर्म क्या बना रही है, डबल रोटी बनाती है। वर्ष में डबल रोटी का बाजार मूल्य कितना है, 1000 रुपये, यानी आपका जीएनपी क्या हो गया, 1000 रुपये हो गया, जो कहलाएगा जीएनपी। और फर्म ने मजदूरी के रूप में 800 रुपये बांटे। फर्म ने जो है मजदूरी के रूप में यानी डब्ल्यू के रूप में क्या बांटे, 800 रुपये बांट दिए, क्योंकि मजदूर काम में लिए थे डबल रोटी को बनाने के लिए। इसके बाद बात करते हैं, उसने किराए के रूप में 100 रुपये चुकाए। 100 रुपये उसने रेंट के रूप में दिए थे। उसने कोई जगह ली होगी या कुछ भी मशीनें वगैरह ली होगी, उसके उसने 100 रुपये दिए थे। ब्याज की अपन बात करते हैं, उसके पास पैसा नहीं था डबल रोटी बनाने के पास वाले के पास, या हो सकता है पैसा कम था, उसे पैसों की और ज़्यादा आवश्यकता हुई, तो उसने जो है ब्याज के रूप में 25 रुपये दिए।
पैसा ले रखा था उसने, तो ब्याज का 25 रुपये दिया। बात करते हैं अपन इन तीनों को जब अपन जोड़ते हैं 925 रुपये होते हैं, तो 1000 रुपये में से जब 925 रुपये दे दिए तो बाकी क्या बचा, 75 रुपये बचा, जो आपका प्रॉफिट हो गया। इस प्रकार इनको जब अपन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका GNI, सकल राष्ट्रीय आय। कहने का मतलब ये डबल रोटी से जो 1000 रुपये प्राप्त हुए डबल रोटी बनाने वाले को, उसने जो उत्पादन के साधन काम में लिए थे उन सबको साधनों को प्रतिफल बांट दिया और यह 1000 रुपये अब साधनों की क्या हो गई, आय हो गई। आगे अपन बात करते हैं GNI हुई। अब इस खाते में जो है सरकार व डबल रोटी पर 1000 रुपये व्यय करते हैं जिससे GNI की राशि प्राप्त होती है। उपभोक्ता व सरकार जो डबल रोटी बनाई गई थी, इस डबल रोटी को सरकार ने क्या कर दिया है, 1000 रुपये सरकार ने जो है व्यय कर दिए, खर्च कर दिए, तो जो जिससे हमें GNI की राशि प्राप्त होती है। कहने का मतलब 1000 रुपये या तो किसी व्यक्ति के द्वारा डबल रोटी खरीद ली जाती है, किसी सरकार के द्वारा जो है डबल रोटी खरीद ली जाती है, जिससे वो डबल रोटी का पैसा वापस किसके पास आ जाएगा, वो डबल रोटी का पैसा वापस उपभोक्ता उत्पादक के पास आ जाता है। इस प्रकार उत्पादन से आय उत्पन्न होती है और आय से व्यय उत्पन्न होता है और आगे चलकर व्यय के फलस्वरूप पुनः उत्पादन होता रहता है और ये सर्कल कंटिन्यू चलता रहता है। ये मैंने आपको जो उदाहरण बताया है वो उदाहरण इसलिए बताया है कि GNP बराबर GNI बराबर GNE इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। ये एग्जाम्पल आप एग्जाम में भी दे सकते हो। इस प्रकार आय व व्यय के प्रवाह निरंतर कंटिन्यू जो है चलते रहते हैं। पहले उत्पादन होता है, उत्पादन के साधनों को प्रतिफल दिया जाता है और उत्पादन के साधन ही वस्तुओं को खरीदते हैं। तो इस प्रकार ये पैसा जो है एक हाथ से दूसरे हाथ में और दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में होकर वापस पहले हाथ में आ जाता है। इसी उदाहरण को जो है अनेक फर्मों पर भी जो है अपन देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था में इसी प्रकार से ये आय का वृत्ताकार प्रवाह चलता रहता है। अब बात करते हैं अपन GNP बराबर GNI की, जिसको अपन एक जो है डायग्राम के द्वारा बताएंगे कि GNP बराबर GNI कैसे होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ अपन परिवार लेंगे और इस तरफ अपन व्यवसाय लेंगे। इस तरफ अपन क्या लेंगे, व्यवसाय। फर्म लिख सकते हो, व्यवसाय लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। अब उपभोग के लिए खरीद, उपभोग के लिए खरीद। अब खरीद अपन किस में करते हैं, रुपए में करते हैं, तो यहाँ रुपए आ जाएगा। कहाँ से करेंगे, व्यवसाय से करेंगे। इसके बाद व्यवसायी जो कि यहाँ से एरो शुरू होगा और वो आएगा फर्में या जो व्यवसायी या व्यापारी होते हैं वो क्या बनाते हैं, वस्तुएं और सेवाएं। या तो वस्तु रूप में उत्पादन करते हैं, सेवा के रूप में। जैसे अपन बात करते हैं रोटी की, रोटी किस रूप में हो गई, वस्तु रूप में हो गई। हेयर कटिंग जो कि सेवा रूप में हो गई, हेयर कट आदि अपन चीज़ें ले सकते हैं। ये आपकी किधर जाएगी, इस तरफ जाएगी, परिवारों की तरफ। इसको एक बार बना लो, फिर मैं इसको पूरा समझा दूंगी। इसके बाद यहाँ से एरो इधर जाएगा, परिवारों के द्वारा फर्मों को क्या दिया जाता है, उत्पादन की सेवाएं। उत्पादन करने के लिए साधन दिए जाते हैं।
किस रूप में दिए जाते हैं? वही श्रम, भूमि आदि के रूप में। श्रम, भूमि आदि के रूप में जाते हैं, जो कि किधर जाएंगे? व्यवसायियों की तरफ जाएंगे, क्योंकि व्यवसाय उत्पादन के साधन काम में लेते हैं। उत्पादन के साधन कर दो, उत्पादन की सेवाएं कर दो, कुछ भी कर सकते हो आप, उत्पादन के साधन कर दो, ज़्यादा सही रहेगा। सेवाएं भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद जो है व्यवसायी जो है क्या करेंगे? व्यवसायी इन उत्पादन के साधनों के प्रतिफल के बदले में मजदूरी, लगान, लगान आदि, ब्याज आदि जो है किस में देंगे? रुपए में देंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका इधर से इधर एरो। ये आप पहले बना लो, इसका वर्णन अभी करेंगे। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपका जो डायग्राम बनाया है मैंने, वो है GNP बराबर GNI। GNP बराबर GNI के लिए। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बात करते हैं इसके वर्णन की। ये जो डायग्राम बनाया हुआ है आपका, जो ये ऊपर का घेरा है, यानी जो ऊपर की ये दो चीजें हैं, इसमें वस्तु प्रवाह को सूचित करता है, क्योंकि अंतिम वस्तु या सेवाओं पर परिवार के द्वारा क्या किया जाता है? व्यय किया जाता है। ठीक है, व्यवसायी क्या करते हैं? व्यवसायी वस्तुएं और सेवाएं जो है, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं और ये परिवार को देते हैं या बेचते हैं। ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका, बताओ, आप बताओ। ये GNP के दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। GNP क्योंकि वस्तुएं बनाई जा रही है, इसलिए ऊपर वाला। बात करते हैं अपन, इन जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है व्यवसायियों के द्वारा, तो परिवार के द्वारा उत्पादन के साधन दिए जाते हैं। ये देखो, उत्पादन के साधन जा रहे हैं श्रम के रूप में, भूमि के रूप में, पूंजी लिख दो आप यहाँ पर साथ में, पूंजी आदि के रूप में। अब उत्पादन के साधनों को परिवार इनको काम में लेता है, जिससे वस्तुओं का उत्पादन होता है। इससे उन्हें उत्पादन के साधनों को मजदूरी, लगान, ब्याज आदि के प्रतिफल के रूप में इन्हें देना पड़ता है। कहने का मतलब आपका ऊपर वाला जो है ये GNP है, और ये जो नीचे वाला है ये GNI। GNI सकल राष्ट्रीय आय को दर्शाता है या व्यक्त करता है। इसलिए इस डायग्राम को देखकर हमें ये लगता है कि GNP बराबर GNE होगी, जो कि मैंने आपको पिछले उदाहरण में बताया था, डबल रोटी वाले उदाहरण में, कि 1000 रुपये की डबल रोटी का उत्पादन किया जाता है और उस डबल रोटी को बेचा जाता है, और उससे जो भी प्रतिफल होता है वो उत्पादन के साधनों को बांट दिया जाता है। कहने का मतलब GNP बराबर GNI के बराबर होती है। इसको देखकर अपन आराम से समझ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए आगे। अब जो नेक्स्ट अपन कर रहे हैं, जो GNE में C+I+G+NX आया था आपका, इनका अपन संक्षिप्त जो है विवरण करेंगे कि इसमें C क्या है, I क्या है, G क्या है और NX क्या है। तो अपने को हेडिंग डालनी है GNE के अंगों का
संक्षिप्त विवरण। फर्स्ट आएगा आपका इसमें जीएनई के अंगों का संक्षिप्त वर्णन। इसमें आपको फर्स्ट लिखना है उपभोक्ताओं द्वारा किया गया चालू व्यय। उपभोक्ताओं द्वारा किया गया चालू व्यय। इसको किससे डिनोट करेंगे? इसको अपन सी से डिनोट करेंगे, क्योंकि उपभोक्ता उपभोग करता है अपनी आवश्यकता की वस्तुओं और सेवाओं पर। इसमें उपभोक्ता वर्ग के द्वारा टिकाऊ वस्तुएं और गैर टिकाऊ वस्तुएं। वस्तुएं दो प्रकार की होती है, टिकाऊ जो लंबे समय तक चलती है, गैर टिकाऊ जिसका अपन रोज यूज करते हैं या रोज जो है खरीदते हैं। इन पर किया जाने वाला भी आता है। उपभोक्ता वर्ग सेवाओं पर भी जो है पैसा खर्च करता है, जैसे धोबी की सेवाएं हो गई, जैसे आपके जो है नाई की सेवाएं हो गई, डॉक्टर्स की सेवाएं हो गई, वकील की, टीचर्स की, ये सारी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। निर्धन देशों में जो गरीब देश होते हैं उसमें आय का जो बड़ा भाग होता है वो उपभोग के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि निर्धन देशों में उपभोक्ता की या व्यक्ति की आय कम होती है और जितनी कम होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा होगा और बचत कम आती है। ये इसके अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन निवेश की। निवेश इसको अपन आई से डिनोट करेंगे। जीएनआई के विवरणों में अपन आप ऐसे कर सकते हो, जीएनई बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। तो अपन इन्हीं का ही कर रहे हैं। निवेश जिसको अपन क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो एक देश जो है फैक्ट्री पर, फैक्ट्री की बिल्डिंग पर, मशीनरी पर, माल को ज़्यादा बनाने के लिए, उसके साथ सामान पर जो है वह परिसंपत्तियों के निर्माण में, अगर उसकी फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, उसकी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है और उसकी वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा है, तो वो एक फैक्ट्री से दो से तीन से चार भी कर सकता है, अपने साधन लगाता है और इससे देश में पूंजी निर्माण होता है। पूंजी निर्माण कैसे होगा? पैसे से पैसा बनना पूंजी निर्माण कहलाता है। कि व्यक्ति जब शुरू में पैसा कमाता है और अच्छा पैसा कमाता है तो वो सेविंग करता है, उस सेविंग को वो निवेश करता है, निवेश से उसकी आय बढ़ती है, आय बढ़ेगी तो और ज़्यादा बचत होगी, और ज़्यादा बचत होगी तो और निवेश होगा, यही पूंजी निर्माण कहलाता है। और अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को क्या होता है? बढ़ाता है। क्योंकि पूंजी से जब पूंजी निर्माण हो रहा है तो पहले आपने सुना होगा कि पहले इसके पास एक फैक्ट्री थी, धीरे धीरे उसका इतना अच्छा बिजनेस चला कि उसने अब 4 फैक्ट्रियां लगा ली या 4 फैक्ट्रियां उसकी बन गई। तो ये पूंजी निर्माण को शो करता है, क्योंकि उसकी वस्तु की क्वालिटी अच्छी है और उसकी डिमांड अच्छी है, इसलिए उसकी वस्तु की मांग ज़्यादा होने के कारण उसने और ज़्यादा पैसा उसमें लगाया, जिससे उत्पादन अब ज़्यादा मात्रा में होने लग गया। और जब ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है तो उत्पादन क्षमता तो बढ़ती ही बढ़ती है, लोगों की उस फैक्ट्री के अंदर या उस बिजनेस के अंदर जो व्यक्ति लगे हुए हैं उनकी आय बढ़ेगी, और उनकी आय बढ़ेगी तो बचत और निवेश भी बढ़ता है। बात करते हैं अपन सी की। हो गया आपका सी, आई हो गया। अब अपन बात करते हैं जी की। सरकार द्वारा, क्योंकि सरकार भी वस्तुओं और सेवाओं को खरीदती है, तो जी के अंतर्गत क्या आएगा? सरकार द्वारा वस्तुओं व सेवाओं, सरकार के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया चालू व्यय। चालू का मतलब क्या होता है? जो चलता रहता है, कंटिन्यू। चालू का मतलब उसी वर्ष का आता है, तो ये जी होगा। अब व्यक्ति तो वस्तुएं खरीदता ही है, उपभोक्ता तो वस्तुएं खरीदता ही है, सरकार के द्वारा भी वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा जाता है, जो कि जी के अंतर्गत आता है। अब अपन कहते हैं कि सरकार वस्तुएं कैसे खरीदती है। आपने सुना होगा कि सरकार राशन की दुकानों पर राशन पहुंचाती है और वो
उन लोगों को दिया जाता है जिनकी आय बहुत ज़्यादा कम होती है। इसके अलावा सरकार के द्वारा सड़कों पर पैसा खर्च किया जाता है, सरकार के द्वारा यातायात के साधन की व्यवस्था की जाती है, सरकार के द्वारा परिवहन के साधन तो है ही, बिजली की सप्लाई की जाती है, पानी की सप्लाई की जाती है। तो इन सब सरकार पुल वगैरह बनाती है, इन सब सुविधाओं के लिए सरकार को भी वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय करना होता है, इसलिए ये सरकारी व्यय के अंतर्गत आती है। तो शिक्षा हो गई, चिकित्सा हो गई, सुरक्षा हो गई, कानून हो गया, ये सारे खर्चे जो हैं आपके सरकारी व्यय के अंतर्गत आते हैं, जिनकी राशि दिनों दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है। तो उस देश की जनसंख्या के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, चिकित्सा की व्यवस्था करना, साथ में उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था करना, कानून को बनाए रखना, इन सब पर अनेक प्रकार के कर्मचारी रखे जाते हैं, जिस पर व्यय भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये आपका सारा जी के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट जो आपका लास्ट है वो है शुद्ध निर्यात। NX को क्या बोलेंगे? शुद्ध निर्यात, NX। ये NX आता कहाँ से? ये आएगा आपका X माइनस M से, यानी निर्यात में से आयात माइनस करने के बाद जो आपका बचेगा वो शुद्ध निर्यात कहलाता है। शुद्ध निर्यातों में क्या होता है? शुद्ध निर्यात मैंने बता दिया आपको, निर्यात आयात की राशि का अंतर आएगा। वस्तुएं सेवाओं का आयात निर्यात दोनों होते हैं, यानी अगर हमारे देश में वस्तुएं और कुछ अच्छी क्वालिटी की, जैसे डॉक्टर्स हैं, हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं जो विदेशों में जाकर काम करते हैं, हमारे यहाँ के बहुत सारे जो इंजीनियर हैं जो कि विदेशों में जाके काम कर रहे हैं, वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये GNE का अंतिम अंग होता है। यदि X ज़्यादा होता है M से, यानी निर्यात ज़्यादा होता है आयात से, तो हमारा शुद्ध निर्यात NX कैसे होगा? प्लस में होगा। ठीक है, क्या होगा? प्लस में, या यहाँ लिख देते हैं अपन, NX आपका प्लस में होगा, धनात्मक होगा। यदि निर्यात तो है कम और आयात है ज़्यादा, तो आपका NX कैसा होगा? माइनस में होता है। यदि निर्यात ज़्यादा है आयात से, तो हमारे देश की आय GNE जो है बढ़ेगा, और अगर निर्यात कम है और आयात ज़्यादा है तो GNE क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। ये चारों चीज़ों का वर्णन इस प्रकार है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपके GNE के अंग थे। अब सारांश की बात करते हैं अपन इन तीनों विधियों के सारांश की बात करते हैं। उससे पहले सकल राष्ट्रीय आय के तीनों मापों का अपन ने अध्ययन किया था। उनका तीनों का अपन ने अध्ययन करके ये बता दिया था कि GNP, GNI और GNE तीनों बराबर होते हैं। अब अपन इनका सारांश पढ़ेंगे। तो GNP में कृषि, खेती, खनन, खानों से संबंधित जो क्रियाएं होती है वो, और बैंक, उद्योग, परिवहन आदि क्रियाओं का से प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य लगाया जाता है, जो कि अपन ने पहले ही पढ़ लिया था। सेवाओं की अपन बात करते हैं तो डॉक्टर, वकील, इसके अलावा अध्यापक, नाई, धोबी, ये सारी चीज़ें सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो इन्हें भुगतान में भी जोड़ा जाता है। कहने का मतलब ये सारी चीज़ें आपकी GNP के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट बात थी आपकी GNI की। तो आप GNP में यही बताओगे, एक देश के अंदर जो भी जितनी भी सारी वस्तुएं और सेवाओं का जो बाजार मूल्य होता है, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य होता है, उन सब का योग जो है GNP के अंतर्गत आता है। सकल राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, GNI की बात करेंगे अपन। तो उत्पादन के साधनों को आमदनी के रूप में, मजदूरी के रूप में, ब्याज के रूप में, किराए के रूप में और लाभ के रूप में जो भी प्राप्त होता है, वो सारी चीज़ें किस में शामिल की जाएगी? वो सारी चीज़ें आपकी GNI में शामिल की
जाती है, जो कि आपको पहले ही बता दिया, WINP और R के रूप में। ठीक है, फिर आता है आपका सकल राष्ट्रीय व्यय, जिसको अपन क्या बोलेंगे, GNE। इसमें जो है उपभोग के रूप में, निवेश के रूप में, सरकारी व्यय के रूप में और शुद्ध निर्यात के रूप में इन सबको जोड़ा जाता है, तो आपका GNE विधि आ जाती है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय के तीनों जोड़ एक दूसरे के बराबर होंगे। कहने का मतलब आप इन तीनों जोड़ों को GNP बराबर GNI बराबर GNE क्या है, तीनों बराबर हैं। चाहे आप राष्ट्रीय आय की गणना इससे करो, चाहे आप राष्ट्रीय आय की गणना इससे करो, चाहे आप राष्ट्रीय आय की गणना किसी से भी करो, इक्वल होगी। गणना की विधि कैसी आएगी, इसका परिणाम एक ही आता है। ये सारी चीज़ें आपकी राष्ट्रीय आय की माप की विधियाँ थी। नेक्स्ट क्लास में अपन राष्ट्रीय आय संबंधी अन्य अवधारणाओं के परिचय के बारे में पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा। थैंक यू।